1.28 सीआर का लोन था, तब से अभी का इंटरेस्ट पकड़ के 5 सीआर हो रहा है। फिर हमने घर खाली कर दिया। घर पे कुछ ऐसे क्राइसिस हुए जिसकी वजह से मुझे सेकंड इनकम सोर्स जनरेट करना था। आपके कलीग्स वगैरह ट्रेडिंग करते थे तो उन्होंने बोला आपको करने के लिए या उनको देखा देखी आपने स्टार्ट कर दिया? कंपनी में बैठे बैठे वो भी कर सकता हूँ, तो ऐसे सोच के मैं आया था। कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी एक क्राइसिस के चलते, फैमिली क्राइसिस, तो वो क्या था फैमिली क्राइसिस? पापा ने प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी और उसमें बैंक का जो मैनेजर था और जो लोन ऑफिसर था वो भी शामिल थे। फिर ये सब के चक्कर में 2017 में पापा को पैरालिसिस का अटैक आया। मैं प्रोफेशनली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब करता हूँ। मार्केट है, यहाँ पे बैठते बैठते अपन मार्केट भी कर लेंगे। 30 दिन का 30,000 तो ऐसे भी मिल जाएगा हमको। और वो टाइम पे मुझे पर्सनल लोन टॉपअप करके मार्केट में डाले थे। मुझे पहले प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होने के बाद मैं बोला अरे ये सब अच्छा है, ज़्यादा कैपिटल भी नहीं लगता, ये भी नहीं लगता। एक लॉट के बदले में 5 लॉट बाय करेंगे। उसके बाद 50% मेरा पोर्टफोलियो डाउन दिख रहा था। एसएल में छोटा रखता था, मतलब छोटा ऐसा और बड़ा प्रॉफिट। 5-7 दिन ना मुझे लॉस भी हुआ क्योंकि एसएल हिट करता था और ऊपर भागता था। फिर बोला कि अभी एक काम करेंगे, हम एसएल ही नहीं लगाएंगे। और उसके बाद करेक्शन शुरू हो गया। मैं जब कॉलेज लाइफ था मेरी और जो भी मेरा पास्ट है, मैंने बहुत लैविश लाइफ जी ली है। बहुत बार मैं बच्चों को कभी मना नहीं करता कुछ चीज़ चाहिए तो, बट अगर वो मांगेगा ना तो मुझे सोचना पड़ता है कि क्या करें। प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाने के बाद फेब में तो पापा की डेथ हो गई। इसी सदमे के चलते फादर हाँ, की डेथ हो गई। वो सबसे बड़ा लॉस है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जब गए होंगे तो गिल्ट के साथ गए होंगे। अभी उनको क्या बोलते हैं आप? मेरे पापा जाके अभी 2-2.5 साल हो गए। आज तक मेरे आंख से एक आंसू भी नहीं आया ही नहीं। अगर मैं टूट गया ना, मुझे पता है मैं टूट गया तो पूरा घर बिखर जाएगा। आज के बाजार के हारे एपिसोड में हमारे साथ है पुणे से श्री प्रसाद। एक वक्त था जब उनके पास करोड़ों का घर था, फिर अचानक से उनके फादर के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया। उस स्कैम ने सिर्फ पैसे नहीं लिए, घर भी बिक गया। घर जाते ही सारे लोन्स और फाइनेंशियल बर्डन श्री प्रसाद के कंधों पर आ गए। प्रेशर में किसी दोस्त के कहने पर स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग चालू कर दी। शुरुआत में प्रॉफिट हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा और 2 लाख का पर्सनल लोन लेकर मार्केट में लगा दिए। और फिर सारे पैसे जीरो। लॉस रिकवर करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग भी स्टार्ट किया, लेकिन वहां पर भी वही हाल हुआ, सारा कैपिटल खत्म। एक तरफ घर चला गया, दूसरी तरफ पैसे भी खत्म हो गए और फादर भी दुनिया से चले गए। लेकिन इतना सब होने के बाद भी शिव प्रसाद ने हार नहीं मानी। आखिर कैसे करोड़ों के घर से शुरू हुई कहानी जीरो कैपिटल तक पहुंच गई, और इतने बड़े लॉसेस होने के बाद भी शिव प्रसाद को दोबारा खड़े होने की हिम्मत कहां से मिली, जानने के लिए इस एपिसोड को एंड तक देखिए। थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपकी एंट्री कैसी हुई ट्रेडिंग में और आप क्या करते हैं? अ, मैं जॉब करता हूँ। मैं प्रोफेशनली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब करता हूँ। पिछले 19 साल से जॉब कर रहा हूँ। अभी ट्रेडिंग में जब मैं आया वो टाइम पे कब आए आप ट्रेडिंग में? 3 साल पहले। ठीक है। तो ट्रेडिंग में घर पे कुछ ऐसे क्राइसिस हुए जिसकी वजह से मुझे सेकंड इनकम सोर्स जनरेट करना था। और जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से कंपनी की दूरी ऑलमोस्ट 1.5-2 आवर्स की है। सो सुबह 1.5 आवर, शाम को 2-2.5 आवर्स, उसमें मेरा दिन ही निकल जाता है। तो सेकंड इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए मुझे दूसरा ऑप्शंस के भी मैंने सोचा था, बट पॉसिबल नहीं थे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थे। तो वो टाइम पे कंपनी में बहुत सारे बंदे ट्रेडिंग करते समय और ऐसे करते समय दिख गए मुझे। तो वो वहाँ से प्रॉफिट ले रहे थे, तो उनको पूछ के ये करके मैं बोला कि ठीक है बाबा, ये पार्ट टाइम कंपनी में बैठे बैठे वो भी कर सकता हूँ। तो ऐसे सोच के मैं आया था। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉफिट हुआ, बट वो प्रॉफिट हुआ करके एक ही टाइम पे सब हड़प लेंगे ये चक्कर में लॉस हो गया। तो ये आपने बताया आपके कलीग्स वगैरह ट्रेडिंग करते थे तो उन्होंने बोला आपको करने के लिए या उनको देखा देखी आपने स्टार्ट कर दिया? नहीं, उन्होंने किया था। वो बोले अरे हमारे साथ तू भी लिया कर, जैसा हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तू भी प्रॉफिट कमाएगा। मैं बोला अच्छा। ठीक है अभी
हाँ, मैं तो पूरा नया था, मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या कैसा रहता है, क्या होता है। हुँ, तो वो बोलते थे, इसके ये ऐसा है, यहाँ पे ले लो। हुँ। और वो कब छोड़ते थे वो पता नहीं। और मैं वहाँ से मतलब मेरी डेस्क से उनके डेस्क तक जाने तक वो जो ग्रीन में था वो पूरा रेड में चला जाता था। तो मतलब कि ये आपका कोई स्टॉक मार्केट का बैकग्राउंड नहीं था, आपको कुछ पता भी कुछ नहीं भी था नहीं, कि क्या कुछ भी होता नहीं। है, बस वो लोग बोलते थे, आप हाँ, खरीदते थे। अच्छा, बहुत लोग की कहानी ऐसी है, बहुत लोग अपने दोस्त के कहने पे, भाई-बहन के कहने पे या फिर इनर सर्कल के कहने पे ट्रेडिंग करते हैं एंड अगेन जब नुकसान होता है तब समझ में आता है कि भाई इनकी बात नहीं माननी चाहिए हाँ, थी। अच्छा, आपने अभी बोला कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी एक क्राइसिस के चलते, फैमिली क्राइसिस, तो वो क्या था हाँ। फैमिली क्राइसिस? थोड़ा उसके बारे में बताएँगे? फैमिली क्राइसिस मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है, सो मैं जब कॉलेज लाइफ था मेरी और जो भी मेरा पास्ट है, हुँ, मैंने बहुत लैविश लाइफ जी ली है, ठीक है। बहुत ही लैविश लाइफ। हुँ, एक प्रॉब्लम हुआ था, पापा का बिजनेस था, तो पापा के बिजनेस में एक बंदा पापा को मिला था। किस चीज़ का बिज़नेस था? पापा का फूड इंडस्ट्री, कैशू मैन्युफैक्चरिंग और ये करते थे हम। हुँ, तो एक फूड इंडस्ट्री का ही बंदा था, एक पापा को मिला था। हुँ, तो 6-7 महीने से चल रहा था उनका। और पापा का अच्छे ये थे बीच। पार्टनरशिप थी। पार्टनरशिप नहीं थी, जस्ट बिजनेस के वजह से एक दूसरे को पहचान रहे थे। ठीक है। और बीच में 1-2 बार पापा को हेल्प की ज़रूरत थी ये 6 महीने में, तो वो बंदे ने भी हेल्प की। फिर वो होने के बाद 6 महीने के 6-7 महीने की ही पहचान थी। वो बंदा बोला कि उसको मशीनरी लेना है, तो उसने बैंक में प्रपोज़ल डाला है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। उसने वो स्टेटमेंट सब दिखाया, बट वो होते-होते 2 महीना जाएगा और मशीनरी हाथ से निकल जाएगी। तो तुरंत मुझे ये करने के लिए दूसरे बैंक से वो बैंक दे रही है, हुँ, तो आप मुझे सपोर्ट करोगे क्या? पापा ने बोला ठीक है, लास्ट टाइम इसने हमको सपोर्ट किया था, तो ठीक है, क्या करना है? वो बोला 2 महीने के लिए मैं वो बैंक से लोन ले रहा हूँ, तो आप अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख दीजिए वहाँ पे। पहले तो पापा मना कर रहे थे, फिर बाद में सोचा कि हाँ, ठीक है पापा। 2 महीने का उन्होंने पापा ने कन्फर्म भी किया, "तू 2 ही महीने में करेगा?" वो बोला, "हाँ, ठीक है।" तो हाँ ना के इसमें पापा बोले, "ठीक है, चलो तुम्हारी हेल्प कर।" क्योंकि पापा खुद उसके साथ गए, वो मशीनरी देखी, कौन-सी मशीनरी लेने वाला है, क्या है, वो सब होने के बाद पापा बोले, "ठीक है चलो करने वाला है, करना चाहता है, तो उसको हेल्प करेंगे।" वो करते समय फिर पापा ने प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी। उसने वो टाइम पे वो फ्रॉड हुआ था। और उसमें बैंक का जो मैनेजर था और जो लोन ऑफिसर था, वो भी शामिल थे। अच्छा। उनके साथ मिलके ये बंदे ने फ्रॉड किया। मतलब मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो बंदे ने आपके फादर के साथ फ्रॉड किया, उस बैंक के मैनेजर वगैरह सब मिले हाँ, हुए थे वो पैसा दिया था इन्होंने उनको। प्लान किया था कि भाई इनका हम लोग घर मॉर्गेज करके खा जाएँगे पैसा। हाँ, मतलब वैल्यूएशन ये 2013-14 की बात है। हुँ, वो टाइम पे वैल्यूएशन जो अभी बैंक लोन देते समय कैसे करते हैं, बैंक का वैल्यूएटर आता है, वो वैल्यूएशन वगैरह करता है, और हुँ, जो भी वैल्यूएशन होता है वो वैल्यूएशन के 80% तक ही बैंक लोन सैंक्शन कर सकती है। ठीक है। यहाँ पे वैल्यूएशन हुआ, हुँ, वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 86 लाख का हुआ था। हुँ, और वो 86 लाख के अगेंस्ट हुँ। बैंक ने 1.28 सीआर का लोन दे दिया। मतलब ऑलमोस्ट 150%। ये कैसे पॉसिबल है? कौन सा भी बैंक देता नहीं है ऐसा। मतलब घर की तो वैल्यू आपकी 86 लाख निकल के आ रही थी और 1.2 समथिंग। 1.28 सीआर का लोन दे दिया। वो लोन दे दिया, वो लोन देने के बाद 1 रुपया भी वो बंदे ने रीपेमेंट नहीं किया। माय गॉड! और वो फिर जब बैंक से कॉल वगैरह आना शुरू हो गया, लोन ऑफिसर और ये था शामिल ही थे, तो पहले 1 साल तक कुछ नहीं हुआ। और पहले 1 साल तक वो उसमें भी 5-6 महीना वो पापा को वैसे ही बोलता रहा, नहीं ये देखो वो दूसरे बैंक का मेरा हो रहा है, थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, आप इसकी टेंशन मत लो, वो होके आपको मिल जाएगा, आपके घर के डॉक्यूमेंट्स और ये सब मिल जाएगा। तो 5-6 महीने उसमें गए। 1 साल के बाद जब वो लोन ऑफिसर और उन पे कुछ तो एक्शन हुआ रहेगा शायद, हुँ, बट वो निकल गए। हुँ, उसके बाद जो दूसरा मैनेजर आया था, हुँ, तब लेटर्स और ये आना शुरू हो गया। जब लेटर आना शुरू हो गया, तब पापा ने भी ये किया, ये पापा को
मिलने के लिए रेडी नहीं था, ये जो बंदा। ओके। फिर हम पापा ने जो उसका आपका पापा का बिज़नेस पार्टनर था वो नहीं हाँ। मिलना चाह रहा था। वो पापा को मिलना नहीं चाह रहा था। वो बोल ओके। रहा था नहीं करेंगे, करेंगे, करेंगे। फिर भी पापा ने उसका घर लोकेशन ट्रैक करके ये सब करके उसके घर तक गए। वो मिला भी और वो बैंक का जो बंदा था वो बैंक के बंदे को लेके पापा गए थे वहाँ पे। हुँ। उसको पकड़ के दिया, हुँ। वो हाथ ये करके भाग गया रोड से। वैसे ही पापा ने बैंक वालों को बोला भी वो देखो वो सामने है, तुम मुझे क्या देख रहे हो? उसको देखो। हुँ। तो वो बोले नहीं, नहीं, नहीं हम नहीं भाग सकते करके छोड़ दिया उसको। मतलब लोन और उस बंदे के नाम पे था लेकिन मॉर्गेज आपके फादर का प्रॉपर्टी हाँ, था। उसने लोन कंपनी के नाम से लिया था। ओके। वो बंदे ने कंपनी 3 स्मार्टली। कंपनी खोला था। 3 कंपनी के ऊपर उसने लोन लिया था हुँ। और मॉर्गेज ये प्रॉपर्टी थी, हमारी ओके, प्रॉपर्टी थी। ओके। तो बेसिकली वो बंदा रिस्क फ्री था। हाँ, उसका कोई भी उसका सुनवाई नहीं है। को फँसेंगे तो आपके फादर का प्रॉपर्टी हाँ, जाएगा। और वो तीनों कंपनी सब फ्रॉड है हुँ। और सब ये मतलब अभी आप देखने के लिए जाओगे तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। मिलेगा नहीं। तो वो वहाँ पे वो लॉस हुआ। फिर वो लॉस होने के बाद अ, वो टाइम पे मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि कि ऐसा आपके हुआ है। फादर ने फैमिली को नहीं बताया हाँ, था कुछ भी। ऐसा कुछ हुआ है पता ही नहीं था। ओके। फिर ये सब के चक्कर में 2017 में पापा को पैरालिसिस का अटैक आया। बिकॉज़ ऑफ द हाँ, प्रेशर। प्रेशर। वो आने के बाद जब डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को पूछा तो डॉक्टर बोले कि ये कुछ तो मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है उनको और ये तो फिर वो टाइम पे भी पापा बता नहीं रहे थे। फिर धीरे-धीरे ये करके उनसे ये कर लिया कि प्रॉब्लम क्या है। तो 2017 में मुझे समझ में आया कि ऐसा-ऐसा हुआ है। फिर मेरे पहचान वाले जितने थे, जो थे मैंने बहुत जगह पे कोशिश की, कहाँ पे है, क्या है? वो बंदा कणकवली महाराष्ट्र में ही कोकण के यहाँ पे कणकवली करके है, वहाँ पे रहता था। हुँ। तो मैंने वहाँ पे भी बंदे भेजे हुँ। कि देखो वहाँ पे है क्या? बट वहाँ पे कुछ ट्रेस नहीं मिला, उसका कुछ भी नहीं हुआ। उसकी प्रॉपर्टी है क्या वो भी हमने वो गवर्नमेंट के पास जो डाटा रहता है ना किसकी ज़मीन है क्या है वहाँ से भी चेक किया बट वहाँ पे भी कुछ ट्रेस नहीं मिला कुछ भी नहीं मिला। तो वहाँ से नहीं हो जाने के बाद फिर बीच में मैंने कमिश्नर के पास पॉलिटिकल इसमें सब में ट्राई किया कि कहीं से कुछ हो सकता है क्या क्या हो रहा है। और अमाउंट इतना बड़ा था ना मैं किसी के पास भी जाऊंगा ना तो लोग एक ही बोलते थे कि देख 2 CR का है, हम तो काम करेंगे, बट उसके लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। मतलब तो बोल बेसिकली इधर से तो खाए हाँ, पैसा और वो रिकवर होगा तो इनको भी खिलाना हाँ पड़ेगा। और ये सब करते-करते वहाँ पे मैं बहुत घूमा और यहाँ पे कंपनी चल रही है, शाम को आने के बाद इसके चक्कर लगा रहा हूँ, ऐसे में बहुत साल गए मेरे। बट वहाँ से कहीं से कुछ नहीं हुआ, बाद में धीरे-धीरे पापा की कंडीशन खराब होते गई और उसमें सिर्फ़ एक हुआ जो पहचान थी उसकी वजह से बैंक ने तुरंत एक्शन नहीं लिया हमारे ऊपर। तो वो पेंडिंग ही रखा था बैंक में। फिर वो एनपीए में गया खाता, एनपीए खाता जब एएमसीज़ को बेच देती है बैंक, ने वो खा ये ले लिया। के भी बंदा एक बार घर आया था, उसको भी समझाया, वो भी समझ गया। ने भी काम कुछ एक्शन नहीं लिया हमारे ऊपर। वो समझ गए थे कि क्या है, कैसे नहीं। वो स मतलब एज़ इट इज़ था। बट 2023 हाँ 2023 में जब या आया था तो 30 साल पुरानी प्रॉपर्टी हो चुकी थी। तो रिनोवेट तो करना था क्योंकि बहुत सारा ये चल रहा था और इंडिविजुअल बंगलो था तो मुझे खुद को ही करना था। मैं बोला अभी रिनोवेशन करेंगे, ये ऐसा है, कुछ गड़बड़ हो गया तो ये भी गया, वो भी गया। हुँ। तो बेटर जो भी है वो एक बार में साफ कर देंगे। हुँ। तो मैंने घर पे मम्मी पापा को बोला, पापा भी बोले हाँ ठीक है वैसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी करने के बाद फिर वैसा हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो मैंने डीआरटी कोर्ट जो बैंक्स का कोर्ट है हुँ। वहाँ पे केस स्टैंड किया हुँ। कि ऐसा ऐसा फ्रॉड का है और ये करके केस स्टैंड किया। हुँ। जब वहाँ पे गया वहाँ पे भी वो डिपॉजिट और ये सब भरना पड़ता है और अमाउंट बड़ी है तो सब बड़े-बड़े अमाउंट के ही सब चल रहे थे। तो हुँ। फिर भी वो किया। हुँ। वहाँ पे जाने के बाद पापा जा नहीं पा रहे थे तो मैं खुद गया कोर्ट में। जब वो जज ने देखा हमारा फर्स्ट ही हियरिंग था।
जब जज ने देखा वो सब, उसने नाम पढ़ा, मुझे बिना बोले वो खुद ऐसे ये कर रहा था, और मुझे बोल रहा है, "अरे! कहाँ पे फँस गए हो तुम लोग? ये बंदे को जानता हूँ, आप पहले लोग नहीं हो।" अच्छा, कम से कम 30-35 लोगों को उसने ऐसे ही चूना लगा दिया है, तुम उसके बाद के हो। मतलब वो प्रॉपर ठग था, उसका काम ही यही था, हाँ, उसका बिज़नेस मॉडल ही यही था कि हाँ। लोगों से मिलो, रिश्ता बनाओ, और रिश्ता बनाने के बाद उनका घर को गिरवी कर दो एंड पैसा म लेके भाग जाओ। मतलब वो बंदे ने उसकी खुद की मौसी को भी नहीं छोड़ा था। उसकी मौसी को भी मिल के आए थे हम। उसकी मौसी भी चल बसी उस चक्कर में। अभी उसका बेटा वो था, उसने तो घर छोड़ दिया, बेच दिया और वो यूएस चला गया। अच्छा। मतलब ऐसे ही बेच दिया, मतलब ऐसे ही ऑक्शन हुआ था, हुँ, उसमें छोड़ दिया उसने ये सब देखना। हुँ, वो जब जज ने बोला कि ऐसा-ऐसा है, मैं बोला, "अभी आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें हुँ, हमारी गलती क्या है?" हुँ, वो बोला कि देख, मैंने खुद देखा था, क्योंकि मेरे केस से पहले जो भी केसेस आते थे, हुँ, वो जज है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन का ये देता था कि आपको 2 दिन की मोहलत है, 2 दिन में पैसा भरो, नहीं तो ये करो, ऐसा चलता था। हुँ, उसने मेरा ये करके मुझे बोला, "देख, मुझे सिम्पैथी है तुझसे। हुँ, तुम ये फ्रॉड हो चुका है, ये मैं भी जानता हूँ। हुँ, ये केस में अभी तुझे ऐसा कहना है क्या? ये जो साइन है, ये तेरे पापा का नहीं है?" मैं बोला, "ऐसा तो नहीं, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। हुँ, वो पापा ने किया, बट वो टाइम पे थोड़ी ना पता था ऐसा है।" मैं बोला वो बोला, "ठीक है, एग्ज़ैक्टली। तो लॉ के अगेंस्ट जाके मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक कर सकता हूँ, मैं तुमको 1 महीने की मोहलत देता हूँ। मतलब 1 महीने एक में घर 1 के महीने पैसे, में मतलब वो पूरे पैसे भरो। हाँ, 1 महीने में उसने 3 ऑप्शन दिए थे। हुँ, पहला ऑप्शन था, वो जो बंदा है, हुँ, उसको ढूँढ के यहाँ पे लेके आओ, कैसे भी। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है, इनके जो एएमसी है वाले, उनके साथ सेटलमेंट करो, हुँ, या तीसरा ऑप्शन है, घर खाली कर दो। हुँ, ये चलने वाला है क्या? मैं बोला, "ठीक है।" वो हुँ, बोला, "लिख के दे।" हुँ। तो वो लिख के पापा के पास से ये करके साइन करवा के मैंने वो सबमिट किया, उसके बाद 1 महीने का मोहलत दिया उसने। मतलब ये जो डिसीज़न था ये आपने घर वालों से कंसल्ट करके लिया। हाँ, कि ऐसा-ऐसा करेंगे, तो उस क्योंकि टाइम पे घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि एक शॉक लग गया होगा कि ऐसा भी लग रहा होगा हाँ, कि घर अब खाली करना पड़ सकता है, जो घर बनाया है, वो हाँ, छोड़ना पड़ सकता है। वो तो था, बट दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि ये कब तक रखने का? यहाँ पे बैंक तो छोड़ने वाली नहीं थी, हुँ, बैंक के पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, हुँ, तो बैंक तो वैसे भी नहीं छोड़ने वाली थी। हुँ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। हुँ, फिर पापा को ये किया, घर पे कंसर्न करने के बाद ऐसा हुआ कि वो बंदे को ठीक है, और कहीं पे पैसा दे के उसको कहीं से पकड़ के भी लेके आते। हुँ, एक तो जज के पास से पता चलने के बाद, अगर कोई भी बंदा 30-35 साल तक 30-35 लोगों को ऐसा ये करके चूना लगा के गया है, हुँ, फॉर श्योर वो बंदा इंडिया में नहीं होगा। हुँ, 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 और ये 2013-14 के बाद, वो टाइम पे 1 सीआर, हुँ, अगर मान के चलो हर 35 लोगों का 1 सीआर भी 35 करोड़ जिसके अकाउंट में ऐसे ही आ जाएगा 1 महीने में, वो बंदा क्यों रहेगा ना यहाँ पे? तो उसको ढूँढने से मतलब नहीं था, तो वो ऑप्शन चला गया हमारा। सेकंड ऑप्शन था सेटलमेंट। हमारा ही घर, हुँ, विदाउट हमने लोन लिया, हुँ, फिर भी हमको वापस बैंक से खरीदना है। हुँ, मैं बोला, ठीक है, उसके लिए भी रेडी हूँ। तो मैंने सेटलमेंट 20 लाख से शुरू किया था। हुँ, मुझे पता था 20 लाख तक होने वाला नहीं है भैया, तो फिर भी 20 लाख से शुरू किया। हुँ, वो बोल रहे थे नहीं, नहीं, मैंने उनको बोला, तुम्हारी अमाउंट बताओ कितना है, क्या है? मैंने 20 लाख से बढ़ाते-बढ़ाते मैं 80 लाख का मेरा लास्ट ऑफर था। हुँ, मैं 80 लाख आप हाँ बोलो, 8 दिन के अंदर आपके टेबल के ऊपर कैश रहेगी 80 लाख। हुँ। ये हाँ, बैंक का ऑफर था आपका? नहीं, हाँ, मैंने उनको को ऑफर दिया था हुँ, कि एएमसी को ओके, कि 80 लाख तक दे देता हूँ, ठीक है। आप बताओ। हुँ, तो वो बोले, नहीं, 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 ऐसे नहीं होता। तो उनका जो लोन ऑफिसर है रिलायंस का, हुँ, वो वो बोला, नहीं, नहीं, वो 1.28 सीआर का लोन था, उसके ऊपर वहाँ तब से अभी का इंटरेस्ट पकड़ के 5 सीआर हो रहा है। तो 5 सीआर के बदले में 80 लाख कुछ भी नहीं। मैं बोला, पागल है क्या तू? तू मेरा प्रॉपर्टी बेचेगा तो भी तुझे 5 सीआर नहीं आने वाले। तू 80 लाख पे मान जा। हुँ, तो नहीं, 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 वैसे नहीं है, वैसे नहीं है करके उन्होंने
ये नहीं किया, फिर हमने घर खाली कर दिया। बाद में उन्होंने ऑक्शन किया और ऑक्शन में वो प्रॉपर्टी 70 लाख में बिक गई। मैं 80 लाख दे रहा था, उन्होंने प्रॉपर्टी बेची 70 लाख में हुँ। ऑक्शन में। लेकिन आपको 80 लाख में नहीं दिया। हमको 80 लाख में। आज अभी ये होने के बाद मैं रेंट पे शिफ्ट हो गया था। ये होने के बाद फिर पापा की तबीयत धीरे-धीरे डाउन होती गई और नवंबर 23 आई गेस, नवंबर या दिसंबर 23 में प्रॉपर्टी बेच गई। उस टाइम पे ऑक्शन फैमिली हो को गई। धक्का लगा कि यार 80 लाख तक तो हम भी दे रहे थे और 70 हाँ, में बिक गया, तो उस टाइम क्योंकि एक इमोशनल जुड़ाव होता है ना घर के साथ। वही। आपका और भी बचपन बीता वो होगा। कैसे थी, मम्मी-पापा की पूरी कमाई उस वो प्रॉपर्टी में लग गई थी। अभी वो हो गया नवंबर दिसंबर में प्रॉपर्टी की ऑक्शन हो गई। हुँ। प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाने के बाद फेब में तो पापा की डेथ हो गई। ओके। ये इसके चक्कर। इसी सदमे के चलते फादर की हाँ, डेथ हो गई। और ये कर क्योंकि जब से वो बैंक का ऑर्डर आया और हमने रेंट के घर पे शिफ्ट किया, हुँ। वो टाइम से तो पापा मतलब पूरे डाउन हो गए थे। क्योंकि उनको ऐसे ही अंदर खा रहा होगा कि मेरी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो बट कर भी नहीं सकते थे कुछ उसमें। अभी क्या करने के लिए जाएँगे तो भी क्या करेंगे? मैं बोला मतलब ठीक है आपके आप। फादर 2017 में जब पता चला उनको कि अब मेरे साथ स्कैम हो गया है, तब से वो पैरालिसिस में थे हाँ, और 6-7 साल वो पैरालिसिस में ही थे। पैरालिसिस में ही थे। और ये रीज़न यही सदमा था हाँ, इस फाइनेंशियल स्कैम का फिर भी उनको होप्स था क्योंकि बैंक कि एक्शन नहीं ले रहा था, ये नहीं ले रहा था, तो उनको होप्स था कि कहीं पे कहीं कुछ ना कुछ। अभी मेरी पहचान भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो कहीं से पहचान से ये कुछ हो न्याय के मिल जाए। कुछ तो बंदा मिल जाएगा, कुछ तो होप्स था। बट जब घर का ऐसा हुआ, जब हुँ। पोजीशन लिया बैंक ने और ये सब ऑक्शंस वगैरह, वो टाइम पे तो पूरा गए। तो उनको रीज़न क्या, उनको डायबिटीज़ भी था, हेवी डायबिटीज़ था। हुँ। पैर को लगा इतना सिर्फ़ ये हुआ, हुँ। रीज़न हुआ उसका। हुँ। और उसमें गैंग्रीन होके फिर वो ऑपरेट करना पड़ा। उनका पैर का उँगली काटना पड़ा एक। उसके बाद वो उभरे ही नहीं वहाँ से। फिर ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 महीने तक वो हॉस्पिटलाइज़ ही थे। हुँ। हॉस्पिटलाइज़ मतलब आईसीयू में रहते थे 10, 15, 20 दिन। उसके बाद 5 दिन घर पे आने का। घर पे आने के बाद 5 दिन ओके रहते थे। हुँ। फिर वापस 6वें दिन वापस लेके जाना पड़ता था, डाउन हो जाते थे। हुँ। और ये सब चलते-चलते फिर फ़ेब में उनकी डेथ हो गई। और सेम टाइम पे मेरी बीवी थी, बीवी का भी एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर फ्रैक्चर। वो सब करते अभी एफडीज़ वगैरह थी, बट कहाँ तक रहेगी ना एफडीज़ और ये। तो वो सब एफडीज़ खत्म हो गई, सब हो गई, मेडिकल इमरजेंसीज़ आने लगी। फिर ये रेंट और ये सब कोर्ट का चक्कर, इसको पैसा दो, उसको पैसा दो, ये सब चक्कर में एफडीज़ खत्म हो गई। फिर पर्सनल लोन ले लिया मैंने। पर्सनल लोन ले लिया, फिर अभी मैं और घर में मुझे पकड़ के 6 लोग। हुँ। अभी पूना जैसे सिटी में 6 लोगों को ये करने के लिए कम से कम आपका इनकम सोर्स 1.5 से ऊपर चाहिए, तो आप बराबर कर सकते हो मैनेज। आइदर 1.5 से ऊपर चाहिए, नहीं तो 1 लाख तक भी चलेगा, बट घर खुद का चाहिए। सही बात है, रेंट बहुत महँगा है। तो रेंट और ये सब के चक्कर में वो करना पड़ा। बट रेंट भी हो गया, पर्सनल लोन भी हो गया, ईएमआईज़ बढ़ गए, घर का रेगुलर का खर्चा, वो सब चीज़ों के लिए मुझे सेकंड इनकम सोर्स चाहिए था। तो और सेकंड इनकम सोर्स, कंपनी भी इतनी दूर है और ये कंपनी, ये सिचुएशन में मैं स्विच भी नहीं कर सकता था। स्विच करूँगा भी कंपनी तो कौन से, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे एटलीस्ट जॉब मेरे हाथ में है ही। नए कंपनी में जाके और ये करके सब गड़बड़ हो जाता था। हुँ। और फिर एक कहावत है ना, वो अगर बंदा कोई दलदल में फँसता है, हुँ। तो बंदे को शांत रहना चाहिए। तब जाके बाद में होप्स आता है कि वो उभरे। अगर आप हाथ-पैर हिलाते रहोगे ज़्यादा, तो और अंदर फँसोगे। सही बात है। सेम केस मेरे साथ हुआ था, क्योंकि ये ऐसा हुआ, उसके साथ सेकंड इनकम सोर्स चाहिए करके मैंने मैं बोला, जो मेरा ऑफिस का कलीग है, वो उसको मार्केट का ये देख के मैं बोला ठीक है यार, ये तो अच्छा ही बात है।
मार्केट है, यहाँ पे बैठते-बैठते अपन मार्केट भी कर लेंगे। क्या 500,000 आएँगे तो भी अच्छा है, 30 दिन का 30,000 तो ऐसे भी मिल जाएगा हमको। वो वो चक्कर में मैं मार्केट्स में आ गया। फिर स्टार्टिंग में डिलीवरीज़ लेता था। अच्छा, इसको 1 सेकंड हम रुकेंगे। आपने ट्रेडिंग मजबूरी में स्टार्ट की एक तरह से, हाँ। क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है? और आपने बताया कि इतना बड़ा स्कैम आपके साथ, आपके पूरे फैमिली के साथ हुआ, आपको घर छोड़ना पड़ा, घर अपना देना पड़ा, अपने फादर को आपने खो दिया, आपके वाइफ का एक्सीडेंट हो गया, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो रहा है, जहाँ जा रहे हो वहाँ पर लोग लूटने को तैयार हैं। मेंटली उस टाइम पे कैसा लग रहा था आपको? कैसे अपने आप को सँभाला और क्या लग रहा था? मतलब ऐसा लगा था कि यार, मतलब कैसी दुनिया है, लोग कैसे हैं, और न्याय तो मिलता ही नहीं है। बस बोला जाता है कि इस देश में न्याय मिलता है, बट इंसान चला जाता है और इंसान का केस चलते रहता है। उस टाइम पे कैसी फीलिंग थी आपकी? थोड़ा वो बताइए, फिर हम ट्रेडिंग पे आएँगे। वो टाइम पे लॉसेस तो हो रहे थे। रादर वो टाइम पे नहीं, मैं आज का दिन भी बोल रहा हूँ। वो दिन, जिस दिन हमने हमारा घर छोड़ा, वो दिन से लेके आज तक, ये 3 साल कैसे गुज़रे, ये सिर्फ़ मैं ही जानता हूँ। क्योंकि वहाँ से हाँ, अभी उभरा हूँ, बट पूरी तरह से उभरा नहीं हूँ। बहुत बट बड़ा डैमेज हो गया। क्योंकि इतना बड़ा डैमेज रिकवरी के लिए बहुत टाइम जाएगा। हुँ। और बहुत बार ऐसे दिमाग में आया कि ऐसा है, वैसा है, मतलब मैं भगवान के सामने भी जाता हूँ ना, मैं भगवान से एक ही बोलता हूँ कि तू मेरी एग्ज़ाम ले रहा है, ले। सिर्फ़ इसको डिफेंड करने की ताकत मुझे दे। क्योंकि अगर मैं टूट गया ना, मुझे पता है मैं टूट गया तो पूरा घर बिखर जाएगा। तो ना मैं रो सकता हूँ, आपको झूठे लगेगा, मेरे पापा जाके अभी 2 ढाई साल हो गए। आज तक मेरे आँख से एक आँसू भी नहीं आया। आया ही नहीं, क्यों? आया ही नहीं। आँसू, क्योंकि मुझे पता है मैं जिस दिन रो पड़ूँगा ना, मुझे नहीं पता कि कितना क्या-क्या हो जाएगा। सो मैं बहुत अवॉइड कर रहा हूँ। जो चीज़ें अपने अंदर है वो अंदर तक ही रखना अच्छी बात है। बट वो अंदर खा नहीं रही है आपको। खा रही है, बट कैसा है ना, अगर मैं एक्सप्रेस हो जाऊँगा ना, तो मेरे घर वाले ज़्यादा ये करेंगे। क्योंकि परेशान अभी हो जाएँगे। माँ का भी कैसा है, माँ अभी भी बहुत बार माँ को ऐसे अंदर ही अंदर माँ ये हो रही है कि जिस दिन जो जो भी कमाया था, जो भी था, जो वो मुझे देना चाहती थी, अभी उसके पास तो कुछ भी नहीं है ना उसका खुद का। तो उसकी और उसको ऐसे लगने लगा है कि उनकी वजह से मेरे ऊपर बोझ बन गया है। ठीक है, वो मेरे लिए बोझ नहीं है, हुँ। बट उसको उसकी एक अंदर की फीलिंग है, क्योंकि उसके जो भी फ्रेंड्स है, माँ के जो भी फ्रेंड्स है, उनके बच्चे और ये सब सेटल्ड है। हुँ। मैं भी सेटल्ड था। मैंने आपको बोला, मैंने बहुत लेविश लाइफ जी ली है। बट अभी के केस में कैसा है कि ना मैं माँ को ये कर पा रहा हूँ, ना मेरे बच्चों का भी है, बट बहुत बार मैं बच्चों को कभी मना नहीं करता कुछ चीज़ चाहिए तो। बट अगर वो माँगेगा ना, तो मुझे सोचना पड़ता है कि क्या करें? ये ले या ना ले? और मेरा बचपन ऐसा था, मैं बोलूँगा ना मुझे वो चाहिए, आगे के 2 दिन में मेरे सामने आता था। पापा कहीं से भी लाके रखते थे। तो वो जो जा रहा है ना, उसमें मुझे पता है कि यहाँ से निकलेंगे, हम कन्फर्म निकलेंगे, क्योंकि दिन चेंज हो जाते। वक़्त वक़्त इज़ अ ओनली बेस्ट सॉल्यूशन। तो वक़्त हमेशा सबका चेंज होता है। अच्छा टाइम रहेगा तो भी बुरा टाइम भी आएगा, बुरा टाइम रहेगा तो वापस अच्छा टाइम आने ही वाला है। वो कहावत है ना, बुरे समय का भी बुरा समय हाँ। आता है। तो ज़रूर, और जिस हिसाब से आपने इस चीज़ को बताया है, मैं समझ पा रहा हूँ कि कितना चीज़ें आपके अंदर हैं। उम्मीद करता हूँ थोड़ा-सा अगर आप शेयर कर रहे हो आप, और अपने घरवालों से भी शेयर करोगे, ताकि थोड़ा-सा इंसान हल्का भी होना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपने अंदर इतनी सारी चीज़ें रख लेते हैं ना, कि हमें लगता है यार कि नहीं, हमें तो वैसे बताया भी जाता है, बोला भी जाता है कि जो है प्रॉब्लम तुम्हें ही सॉल्व करना है, लड़के को ही देखना है सब कुछ, लड़का ही सब कुछ करेगा, लड़का रो नहीं सकता है वरना कमज़ोर हो जाएगा। वो तो है। ये हमें सिखाया जाता है, बट कई बार हमारे भी इमोशंस होते हैं, और इंसान कई बार ये भी सोचता है, आपको कभी ऐसा लगता है कि यार दुनिया अच्छे लोगों के लिए नहीं है?
टू बी जैसा ऑनेस्ट, आपके साथ हुआ है, आपकी फैमिली के साथ हुआ है, आपने किसी का गलत नहीं किया है, अपना काम किया है, बल्कि इतना ज़्यादा आपने भरोसा कर दिया किसी इंसान पे कि अपना घर को गिरवी रख दिया। अब अगर आप सोच रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि क्या बेवकूफ़ी मेरे पिताजी ने कर दी, मतलब मैं कैसे कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने वो एक अच्छे आदमी थे, सज्जन आदमी थे कि उन्होंने भरोसा किया, क्योंकि धंधा भी कई बार भरोसे पे चलता है। तो अब आपको कैसा लगता है कि मतलब भरोसा करना किसी पे अब आपके लिए आसान रहेगा? नहीं, अभी इज़िली तो मैं भरोसा नहीं कर सकता। मतलब वो एक कहावत है ना कि अगर मुँह जल जाए, तो आदमी छाछ भी फूँक-फूँक के ही पीता है। तो वैसी बात है, अभी ठीक है, उनसे गलती हो गई, ये हो गई, उनसे जो सीख मिली है, वो सीख लेके आगे बढ़ना है। मैंने मेरे लिए टारगेट वही रखा है। और रहा सवाल दुनिया का, तो मैंने बताया, मैं ऐसे नहीं है कि मैं डाउन नहीं होता। जब भी मैं मेंटली डिस्टर्ब होता हूँ या कुछ हो जाता हूँ ना, मैं बात नहीं करता। मैं सिर्फ एक ही ये करता हूँ, बात नहीं करता, भगवान के सामने बैठा रहता हूँ। और जो भी चीज़ है ना, जो भी शेयर करना है वो भगवान के साथ शेयर करो। और मेरे उनसे यही कहना है कि आप एग्ज़ाम ले रहे हो, आप एग्ज़ाम लो, सिर्फ़ ये सहने की ताकत मुझे दो, क्योंकि ये दिन बीत जाएँगे। अभी वो हाँ, हाँ, ना, ना करते-करते 3 साल हो गया। जैसा 23 था, 23 से थोड़ा बेटर 24 हुआ, 24 में भी लॉस हुआ, 25 उससे थोड़ा बेटर था। अभी 25 में लास्ट ईयर ही अभी मेरी माँ बेड रिटर्न है। लास्ट ईयर जून में विदाउट एनी रीज़न जून तक 25 अच्छा गया था मुझे। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं बोला था कि ठीक है, अभी सब सेट रहेगा, तो नेक्स्ट ईयर हम अ, खुद के नए घर के बारे में सोचेंगे। ये लेवल तक आ गया था। हुँ। बट जब जून में घर पे मेरी माँ फिसल गई। घर में अकेली थी, उसका आगे का पैर आगे और पीछे का पीछे, ऐसे फिसल गई और फीमर बोन फ्रैक्चर हो गया। तो फीमर बोन को फ्रैक्चर अभी 5-6 प्लेट डाले, उसकी वजह से वो बेड रिटन है। वहाँ पे 4.5-5 लग गया। मतलब वो डैमेज रुक ही नहीं रहा है, बढ़ते कंट्रोल जा हुआ रहा है। है, बट ऐसा रुकने का नाम मतलब ले रहा परेशानी आ रही तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के हाँ, ऊपर एक आ रही है। बट मेंटल भी, फिजिकल भी, स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। हाँ, और इस बीच आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। हाँ। तो आप जैसे अभी बोल रहे थे कि अब ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल रहता है लोग पे, अब आसानी से ट्रस्ट नहीं होता है। तो अपने कलीग पे कैसे ट्रस्ट कर लिया आपने कि चलो ट्रेडिंग करते हैं, पैसा बनेगा? क्योंकि वो मेरे सामने वो प्रॉफ़िट दिखा रहा था ना, तो वो आपने उसको मान लिया? हाँ, उस अगर कोई बंदा मेरे सामने आके मेरे सामने वो बाय कर रहा है, मेरे सामने सेल कर रहा है और मुझे दिन का प्रॉफ़िट, डे प्रॉफ़िट जो ऊपर आता है, ये देख, मैंने इतना कमाया। कितने दिन तक दिखाया आपको ये? उसने स्टार्टिंग में 5-6 दिन दिखाया था मुझे। और तो 5-6 दिन के वो रिजल्ट पे देखने के आप बाद समझ गए? मैं मेहनत शुरू कर दिया कि ठीक है बाबा, ये 5-6 दिन प्रॉफ़िट में ही जा रहा है, मतलब चलो शुरू करेंगे, हम भी करेंगे। हुँ, तो स्टार्टिंग में वो जो बोल रहा था वैसे क्या कर रहा था मैं। तो हुँ, स्टार्टिंग में पहले डिलीवरीज़ लेता था। ठीक है। डिलीवरी में और वो टाइम पे मुझे पर्सनल लोन टॉप अप करके मैंने 2 लाख मार्केट में डाले थे। मतलब एक तो आपका लोन चल रहा था बिकॉज़ ऑफ दिस हाँ। प्रॉब्लम्स एंड फिर आपने लोन और लिया कि चलो मार्केट से पैसा हाँ, कमाने के लिए, मार्केट से पैसा कमा के एटलीस्ट ईएमआई जाएगा उसमें, ये सोच में मैंने लिया था। उम्मीद में। तो 2 लाख डाले, 2 लाख डालने के बाद वो टाइम पे डिफेंस शेयर्स बहुत भाग रहे थे। कब की बात है ये? कब स्टार्ट किया आपने ट्रेडिंग? अ, 23 23 के आसपास, 23 या 24 के आसपास रहेगा। फादर के डेथ के बाद? नहीं, या नहीं, उससे पहले। उससे पहले आपने स्टार्ट कर दिया था? जस्ट स्टार्ट किया था। जस्ट स्टार्ट किया था। ठीक है। तो वहाँ डिफेंस के शेयर्स भाग रहे थे, तो हुँ, डिफेंस के शेयर्स लिए। हुँ, वो जो मेरा फ्रेंड है, जो कलीग है, हुँ, उसने ही मुझे अकाउंट ओपन करके दिया। हुँ, वहाँ पे किया, तो हुँ। वहाँ पे कैसे ऊपर गया, 500 रुपए आ गए, मैं छोड़ देता था। अच्छा। ऐसा लंबा रखता नहीं था। हुँ, फिर नेक्स्ट डे आओ, वापस ले आओ, हुँ, और 400-500 आ गए, छोड़ दिया। हुँ, तो मैंने ऐसे 400-500 का करता था। हुँ, और 8-10 दिन किया। मैं बोला ये तो अच्छा है, अभी 500 मेरा कैपिटल बढ़ रहा है। हुँ, इसमें ये करके फिर बाद में अगर
और हर दिन कैसे डिफेंस के कैसे होते थे, अब बढ़ने लगा तो वो बढ़ ही रहा था, तो मैं सोचा इससे अच्छा एक बार ही लगाऊंगा और एक ही शेयर में अगर वो बढ़ जाएगा 1000 से, हम्म, अभी मान के चलो मैं 10 शेयर ले रहा हूँ, 10 हम्म, शेयर 50 रुपए के बढ़ने के बाद मैं बेचने से अच्छा हम्म, वो 1000 बढ़ जाएगा, वो टाइम पे सेल कर दूंगा, हम्म, तब तक यहाँ पे मैनेज कर लेंगे, हम्म, क्योंकि डेली तो 50 100 से बढ़ ही रहा है। हम्म, हम्म, वो सोच में मैंने लिया हम्म। और उसके बाद डिफेंस के शेयर नीचे आने लगे, टॉप पे तो आपने बाय कर लिया। टॉप पे बाय कर लिया। तो उसके बाद 50% मेरा पोर्टफोलियो डाउन दिख रहा था हम्म, मुझे, हम्म, जब डिफेंस के शेयर गिरने लगे उसके हम्म, बाद 50% डाउन पे आया था। हम्म, मतलब अभी 50% और सिर्फ डिफेंस के थे, ऐसा हम्म। भी नहीं कि दूसरा कौन सा और ये शेयर आपके लेता है। दोस्त ने मतलब कलीग ने आपको बताया हाँ, कलिक ने बताया कि था डिफेंस बढ़ेगा। डिफेंस बढ़ेगा करके, तो ले लिया था और वो पोर्टफोलियो पूरा डाउन। उसके बाद उसको भी दिखाया भी, ये देख तूने बोला था करके लिया था, नहीं रे डिफेंस है वो भागेगा ही भागेगा, तू टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। उसको मैं आज भी टॉन्ट देता हूँ, देख जो मैंने लिया था ना वो प्राइस अभी भी नहीं आई है डिफेंस को। एचएल और माजगाडॉक, दो, वो दो पे जो इस लेवल पे मैंने बाय किया था, वो प्राइस अब आज तक दिखने को नहीं मिली है। हालांकि दोनों शेयर अच्छे हैं, बट वही दोनों बात है अच्छे ना हैं। कि हर एक शेयर चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, वो एक दाम पे ही अच्छी होती है। अगर हाँ, आप उसको किसी भी दाम पे बाई करोगे तो जरूरी नहीं कि वो अच्छी कंपनी अच्छा इन्वेस्टमेंट बन जाए। बट वो वो फिर डाउन आ गया तो उसने मुझे दूसरा ऑप्शन बताया था, हम्म, ठीक है ये 50% डाउन है ना, एक काम करेंगे, हम्म। तो ऑप्शंस में ले, ऑप्शंस में ज्यादा नहीं है, 5-7 हजार ही लगते हैं, तो 5-7 हजार में तेरा हो जाएगा मतलब एक इतना जगह कुआं एक जगह खाई। हाँ, मैं बोला वो कैसे रहता है, तो उसने बोला कि मैं दिखाता हूँ। फिर उसने दिखाया, हम्म, 1-2-3 दिन उसने मेरे साथ ट्रेडिंग की, हम्म, और 2-3 दिन ट्रेडिंग करने के बाद 2-3 दिन हुआ मुझे प्रॉफिट। हम्म, और वो टाइम पे सेम टाइम पे मेरा ईएमआईज भी चल रहा था और यहाँ पे मेडिकल भी है, तो सब मैनेज नहीं कर पा रहा था, हम्म, और पोर्टफोलियो ऑलरेडी 50% डाउन था, हम्म, नीचे ही जा रहे थे डिफेंस के शेयर। हम्म, तो मैं बोला कि जाने दो, और लॉस होने से अच्छा थोड़ा थोड़ा निकल लेंगे, ऐसे हम्म, थोड़ा थोड़ा के चक्कर में मैं बेच रहा था। हम्म, और उसमें से जो आया फिर यहाँ पे एक जगह पे ऑप्शंस में ये करके 2-3 दिन उसके साथ ट्रेडिंग की, हम्म, उसमें अच्छा हुआ, एक एक लॉट ही लिया था, हम्म, एक एक लॉट लेके प्रॉफिट किया तो हुआ प्रॉफिट। हम्म, बोला देख अच्छा है ना, मैं बोला हाँ ये अच्छा है। हम्म। और उसके बाद उसने ऑप्शंस ट्रेडिंग बंद किया, वो बोला नहीं मैं तो नहीं करने वाला, क्योंकि वो खुद ट्रेडिंग बड़े कैपिटल से करता है, मतलब कम से कम 20 से 25 लाख इंट्राडे में का करता है वो। और आपका उस टाइम इन्वेस्टमेंट कितना था जब आपने पोर्टफोलियो बनाया था डिफेंस पे? 2 लाख। 2 ही लाख, क्योंकि उससे ज्यादा पैसे थे नहीं आपके पास। हाँ, 2 लाख इनिशियली डाला था, तो अगर बट वो पैसे होते उस टाइम तो कितना डालते आप? ज्यादा डालते? हाँ, अगर रहता तो, बट ऑब्वियस आ रहा है करके मैं ज्यादा डालता था। और वो चीजें बाद में मेरे साथ ऑप्शंस में हुई, हम्म, क्योंकि ऑप्शंस जब सीख गया उसने बंद कर दिया ऑप्शंस। हम्म, मुझे पहले प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने के बाद मैं बोला अरे ये सब अच्छा है, ज़्यादा कैपिटल भी नहीं लगता, ये भी नहीं लगता, हम्म, तो एक लॉट के बदले में 5 लॉट बैक बाय करेंगे, हम्म, 5-5 लॉट से गया, उसमें प्रॉफिट हुआ। हम्म, वो होने के बाद मैं बोला अरे 5 लॉट से अभी अभी हमको तो सब आ गया, हमको पता है कैसे करना है, तो उठा लिया, जो भी पोर्टफोलियो था वो पूरा ज़ीरो कर दिया, वो सब इसमें दूसरे ब्रोकर में गया, दूसरे ब्रोकर में जाके वहाँ पे डाल दिया ऑप्शंस में। और वो टाइम पे मैं लंबे ऑप्शंस लेता था, मतलब मंथली, एक नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी और ये ऐसा रहेगा, वो तो वाले आप ये ऑप्शंस लेता। इंडेक्स में करते थे या स्टॉक्स में? इंडेक्स इंडेक्स अच्छा, इंडेक्स में भी आप मंथली एक्सपायरी में करते थे? मंथली एक्सपायरी में। ओके। और और ये क्या मतलब जैसे आपका दोस्त तो उसने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे को ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है, हाँ, तो उस टाइम डाउट नहीं हुआ कि यार ये खुद इसने इंट्रोड्यूस कराया, खुद भाग रहा है, तो मैं कैसे करूं? नहीं वो बोला मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपना जो चल रहा है मेरा इतने कैपिटल से मुझे अच्छा है। और उसने वो भी बोला हम्म, कि तू तू भी ज़्यादा मत कर, वो भी बोला उसने, अच्छा उसने बोला। ज़्यादा मत कर, जब जा ये रहेगा वही टाइम पे कर। बट अभी कैसे है ना, एक बंदे को अगर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दिख रहा है 5-7 दिन हम्म, एक एक लॉट से, फिर 5 लॉट कल किया, वो टाइम पे भी वो बराबर आया, तो हम्म। मतलब मुझे ऐसा हो गया कि नहीं मुझे आ रहा है अभी, मैं कर सकता हूँ। ये खुद से कर रहे थे आप बिना सीखे? हाँ, खुद से बिना सीखे।
तो मैं बोला ठीक है अभी करेंगे। और मैंने फिर 10-10 लॉट उठा लिए। 10 लॉट उठा लिए, बैंक निफ्टी के उठा लिए थे। और वहाँ से करेक्शन शुरू हुआ मार्केट का, अच्छा। और मैंने टॉप पे बाय किया था। वही हुआ, वापस आया नीचे, और मेरा 2 मंथ आगे का एक्सपायरी था। अच्छा। तो नीचे आया, नहीं उससे पहले वो होने से पहले एक बार एसएल में छोटा रखता था, ठीक है। मतलब छोटा ऐसा और बड़ा प्रॉफिट। तो 5-7 दिन ना मुझे लॉस भी हुआ, बट वो क्यों हुआ? क्योंकि एसएल हिट करता था और ऊपर भागता था। मैं बोला ये आपने एसएल की वजह से हमको लॉस हो रहा है, ये सोच में आया था मैं। फिर बोला कि अभी एक काम करेंगे, हम एसएल ही नहीं लगाएंगे। इसलिए विदाउट एसएल वैसे ही छोड़ देता था ऑप्शंस को, क्योंकि वैसे भी नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी है, तो वैसे ही छोड़ देता था। आपको ये नहीं लगा कि यार मेरी कुछ गलती हो रही ट्रेडिंग में इसलिए नुकसान हो रहा है, आपको लग रहा है एसएल लगा रहा हूँ इसलिए नुकसान हो रहा है? हाँ, मतलब मुझे लगा कि एसएल हम लगा रहे हैं ना, उसकी वजह से वो एसएल को हिट कर रहा है और जा तो ऊपर ही रहा है। अगर मैं एसएल ही नहीं लगाऊं तो वो हिट ही नहीं करेगा, फाइनली मार्केट को जाना ऊपर ही है। ऐसे सोच में था कि अभी भाग रहा है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो एसएल मैं बोला कि एसएल नहीं लगाते। उसके बाद मैंने एक ट्रेड किया भी वैसा। वो ट्रेड में मुझे 10,000 माइनस में दिख रहा था, पूरा हफ्ता 10,000 माइनस में दिख रहा था, बट मैं बिंदास था, फिर भी मैंने एसएल नहीं लगाया कि बोला ठीक है जाने दो, अगले मंथ की एक्सपायरी तब तक तो ये उठेगा ही उठेगा। ये हुआ, और नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक सडनली मार्केट जंप हुआ, और जो 10,000 माइनस में था वो मैं 32,000 प्लस में प्रॉफिट बुक कर दिया। मैं बोला अभी ये तो सही बात है, एसएल नहीं लगाएंगे तो फिर तो बहुत अच्छा है। फिर ऐसे करके मैं बोला ठीक है, वो 32,000 का मैं बोला देखो ये महीने का ईएमआई भी गया, ये गया, मैं खुश था। मैं बोला अभी अभी तो ऐसे ही करेंगे, हम सीख गए पूरा मार्केट। तो वो हो जाने के बाद, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो ट्रेड लिया बैंक निफ्टी में 10 लॉट लिए, और उसके बाद करेक्शन शुरू हो गया। करेक्शन शुरू हो जाने के बाद मैं बोला ठीक है एसएल लगाने का ही नहीं। तो 1 महीना गया, वो नीचे था, -40,000 प्रॉफिट दिख रहा था, 10 लॉट उठाए थे, -40,000 दिख रहा था। मैं बोला लॉस। ये हाँ लॉस था। मैं बोला -40,000 ठीक है ना, अभी ये महीना गिरा ना तो नेक्स्ट महीना उठेगा, इसलिए एवरेजिंग किया। वो उसको वापस एवरेजिंग किया। एवरेजिंग करने के बाद वो वाले ट्रेड में मेरा हाईएस्ट लॉस थे, सिंगल ट्रेड में मेरा 80 या 85,000 का लॉस हुआ था। वो सबसे बड़ा लॉस है। और वो होने के बाद तो मैंने सब छोड़ के का अकाउंट भी बंद कर दिया, मैंने पूरा बंद किया। मैं बोला नहीं अभी मार्केट की तरफ जाने का भी नहीं। बट बाद में सोचा कि नहीं ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? तो ऐसे ही ये देखता था, फिर वो सीएनबीसी आवाज़ और ये उसमें देखता था, फिर यूट्यूब पे बाकी सब लोगों का वीडियो देखता था। फिर जब आपका वीडियो देखा, आपका वीडियो के देखने के बाद भी मैं बोला नहीं ठीक है, ये बोल रहे हैं सब, ये जब बोलते हैं वो टाइम पे इनके हिसाब से होता है, हमारे हिसाब से होता ही नहीं। फिर बोला कि नहीं, फिर आपने जो लेवल्स दिए थे, मैंने 6-7 बार ट्राई किया कि ये टाइम पे ना, और वो पेपर ट्रेड वगैरह ये कुछ पता नहीं था मुझे। मैं बोला सिर्फ एक काम करेंगे, ये बंदे को सुन रहे हैं ना, 6-7 दिन को सुनेंगे, ये कौन से लेवल्स बोल रहा है, वो टाइम पे क्या करना है क्या नहीं, उसके हिसाब से मार्किंग किया, और सिर्फ देख रहा था मैं 6-7 दिन, सिर्फ ऑब्जर्व किया, ऐसे करने से क्या होगा और वैसे करने से क्या होगा, और कितने दिन, जब प्रोबेबिलिटी आई कि नहीं ये ठीक है, फिर उसके बाद 1 महीने के बाद वापस मैंने ट्रेडिंग की। अच्छा। मैं बोला ठीक है, अभी 5-10 हज़ार का कैपिटल है, उतना डालेंगे, वापस 1 लॉट से शुरू किया, वापस प्रॉफिट होना शुरू हो गया। तो लेवल टू लेवल ये करते थे। मेरी और वीडियोस देखते थे आप और हाँ, उस पे ट्रेड करते थे? वो टाइम पे आपका वीडियो देख के ये लेवल मार्क करके शुरू करते थे। वो करते समय 1 लॉट से करते थे, वो करता था, वो टाइम पे हुआ प्रॉफिट। उसके बाद वापस एक बार वही टाइम पे लॉस भी हुआ। अच्छा। मैं बोला अरे ऐसे कैसे लॉस हो गया? ये तो बराबर चल रहा था, जब मैंने क्रॉस चेक किया था, ये ऐसे कैसे लॉस हो गया? फिर वो टाइम पे धीरे-धीरे मुझे गलती समझ में आ गई कि
5 मिनट का कैंडल कब देखना है, 15 मिनट का कब देखना सीखना है, चालू किया। रिस्क को कैसे, फिर आपके जो बाकी वीडियोस आ गए, उसके बाद धीरे 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 मैं अभी भी ऐसा नहीं कि मैं फुल प्रूफ ट्रेडर हूँ या ऐसा है, बट एटलीस्ट मैं अपने रिस्क को संभाल सकता हूँ अवेयर हो एटलीस्ट। कि कितना रिस्क लेना चाहिए और क्या होना चाहिए। और दिन में एक ट्रेड हो जाए ठीक है, भले ही लॉस हो, चुप रहो। पहले कैसा था, ये लॉस हो गया, अरे नहीं और करेंगे, यहाँ पे नीचे गया ना तो नेक्स्ट टाइम पुट ऑप्शन लेता था, फिर मार्केट ऊपर जाता था। वो चक्कर में तो बहुत दोनों बड़ा साइड लॉस फंसे, है, ऊपर दोनों गया साइड। तो वहां हाँ। फंसे, फिर नीचे आएगा तो वहां फंसे। अच्छा, आपने बताया आप जब ट्रेडिंग में आए तो ये जो आपकी गलतियां हैं ना, ये गलतियां बहुत लोग करते हैं। और ये जो हम लोग अभी ये जो सीरीज भी स्टार्ट किए हैं बाजार के हारे, इसका मेन पर्पस यही है कि जो नए लोग आए ना वो इन गलतियों से बच पाए। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है, बहुत कॉमन बहुत लोग होता है, आप लोग कमेंट से बताना, बहुत लोगों के दोस्त कलीग्स कॉल टिप देते हैं कि मेरे पास एक टिप आई है। हाँ। और वो टिप के चक्कर में क्या होता है, लोग अपना पैसा डालते हैं और एक दो और पैसा बनाते हैं। और मार्केट की एक आदत होती है ना कि मार्केट पहले आपको बुलाएगी, आपको पैसा बनाएगी, आपको सपने दिखाएगी, और फिर आपका जो भी पैसा है वो तो लेगी, फिर आपसे एक्स्ट्रा पैसा डलवा के उम्मीद में और पैसा लेगी। तो कभी भी किसी के कहने पे, दोस्त के कहने पे पैसा नहीं लगाना है मार्केट में। दूसरा, आपने बोला कि मेरे को नुकसान स्टॉप लॉस के चलते होता था, लेकिन अब आपको पता होगा कि स्टॉप लॉस कितना जरूरी है। तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना मतलब एक तरह से बिना ऑक्सीजन के सांस ले रहे हो। बिना ऑक्सीजन के सांस लेंगे तो लाइन खत्म। और तीसरा, आपकी सिनेरियो में आपने लोन लिया, आपकी एक एक्सपेक्टेशन थी, आपकी मजबूरी भी थी आपके सिनेरियो में, बट आप खुद बताओ कि क्या आप लोन सजेस्ट करोगे किसी को कि कोई लोन लेके ट्रेडिंग करे स्टॉक मार्केट में? नहीं आए। यहाँ तक मैं खुद ये भी कहना चाहूंगा कि जब हमने क्रिप्टो शुरू किया, क्रिप्टो में अभी मैं खुद क्रिप्टो वीआईपी ग्रुप में भी हूँ, बहुत बार हम लाइव भी मिले हैं और वो टाइम पे क्रिप्टो में ट्रेडिंग भी किया है, बट वो टाइम पे ना मैं आज भी अल्गो के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट, बट फर्स्ट प्रायोरिटी है मुझे मेरा जो लोन है, मुझे लोन पहले क्लियर करना है। एग्जैक्टली। तो अभी तक उसके लिए मैंने अल्गो के लिए अप्लाई नहीं किया है। बहुत अच्छी बात। तो मैं बोला कि ठीक है, जब आप लाइव रहोगे, जब भी कैपिटल रहेगा मेरे पास, जो भी रहेगा वो टाइम पे मैं ट्रेड कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे डिसीजन है। वो करने के लिए मैं यहाँ से और उठाऊं या किसी के पास से लेके और वो करो, वो चीजें मैंने बंद कर दी। और ये मेरे को लगता है इसलिए भी आपके अंदर वो अकल आ गई ना, क्योंकि आपने लाइफ में ऑलरेडी बहुत पहले बहुत स्ट्रेस देख लिया, तो हर कदम फूक फूक के चलना था आपको। तो नुकसान आपने फिर भी किया है मार्केट में, बट वही बात है कि अगर आपके पास, अगर वो फाइनेंशियल मिस्टेक आपके फादर वाला नहीं होता तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट में आप बहुत मोटा पैसा गवा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास था ही नहीं तो आपने गवाया नहीं, बट अगर होता तो आप गवाते। तो कभी भी लोन भी लेके ट्रेडिंग नहीं करना है मार्केट में। देखिए, मार्केट में कहावत है ना कि मार्केट पैसा उसी को देती है जिसको उसकी जरूरत नहीं है। मार्केट में अगर आपको जरूरत नहीं है ना कि मेरे को पैसा नहीं कमाना है यार, ठीक है लगा दिया, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, इस एटीट्यूड के साथ अगर आप रहोगे तब आपको मार्केट पैसा बना के देगी। अगर आपको लगेगा नहीं यार मेरे को अपने महीने के खर्चे निकालने हैं, मेरे को अपना घर का रेंट देना है, कॉलेज की फीस देनी है, माँ के हॉस्पिटल के बिल देने हैं, और ट्रेडिंग आप करोगे, आप हॉस्पिटल में चले जाओगे, लेकिन वैसा कभी नहीं होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इंसान को समझनी चाहिए। तो आपने इतना कुछ लाइफ में झेला, आपके फादर के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, ट्रेडिंग में आपके साथ कहीं ना कहीं नुकसान आपने झेला, बट फिर भी अभी तक आप खड़े हो। पहली बात तो मैं सैल्यूट करूंगा आपको, जिस हिसाब से आपने हिम्मत दिखाई है, हिम्मत हारी नहीं है, और अभी भी कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे भी वो मुस्कान, मतलब आप जब बता रहे थे स्टोरी पूरी, तो आपके फेस पे एक स्माइल था कि ये मेरे साथ हुआ। तो कहाँ से आती इतनी हिम्मत आपके अंदर? टू बी ऑनेस्ट, मेरे एक गुरु है, मतलब हमारे फैमिली में एक गुरु है, मैं उनको सुनता हूँ। आपको शायद पता रहेगा नहीं रहेगा, अनिरुद्ध बापू करके, जी जी जी, बम्बई में जी। तो मैं उनको फॉलो करता हूँ, और जब जब मैं कभी डिस्टर्ब हो जाता हूँ या जो भी चीज़ें रहती है, पता नहीं कैसे, जब यूट्यूब पे भी ऐसे ही अभी आते जाते समय ट्रैवल डिस्टेंस बहुत है, तो कैब में मैं आते जाते समय यूट्यूब वगैरह शॉर्ट्स या ऐसे कुछ तो देखता रहता हूँ। तो वो देखते समय मुझे पता नहीं कैसे, बट
जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में रहता है वो टाइम पे, उसका जवाब मुझे वहां से मिल जाता है। उनका आइदर शॉर्ट्स आएगा, नहीं तो उनकी एक तो कौन सी तो क्लिप आएगी जिसमें वो मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है मुझे। और जो भी अभी जितना भी ये किया उसमें मुझे एक ही समझ में आया कि ये एक फेज है, हर बंदे के लाइफ में ये एक फेज आता है। मेरा पहला टाइम अच्छा था, ये मिडिल टाइम है, ये थोड़ा क्रिटिकल है, बट ये फेज भी जाएगा तब जाके वापस अच्छा रहेगा। जैसे मार्केट में के हिसाब से देखने के लिए जाएंगे, अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो एक बार तो नीचे जाके लिक्विडिटी तो लेना पड़ेगा ना, तो वैसी ही बात है, मैं ऐसे सोचता हूँ। और अभी ठीक है लिक्विडिटी लेने का फेज है, तो वहां पे पैनिक चल रहा है थोड़ा, जब जाएंगे तो बाउंस बैक जोर से करेंगे। मतलब हर चीज को अपने स्टॉक मार्केट से कंपेयर कर दिया। हाँ। अच्छा, जब आपने कंपेयर ही किया तो मेरे को ये बताइए कि जिंदगी से, लाइफ से और मार्केट से एक चीज आपने क्या सीखा है जो लाइफ में भी अप्लाई होता है और मार्केट में भी अप्लाई होता है? कभी भी गेस पे या मतलब ऐसा ये कहते हैं ना कि प्रेडिक्शंस करके ये ऐसा ही होगा करके नहीं सोचना चाहिए। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऊपर जा रहा है, दूसरे सेकंड में नीचे भी आएगा। अभी कल परसों की अपनी जो सेलिंग थी, सडन सेलिंग आई थी, वो किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना सडन सेलिंग आएगा। बट उसके लिए जो बंदे प्रिपेयर थे, अगर पहले वाला मैं रहता तो मैं ऐसे लगाता ही नहीं। तो वो टाइम पे तो 80 हुआ, ये टाइम पे वही केस रहता तो मुझे नहीं पता मैं अभी कितना सोया रहता था उसमें। तो एक तो हम्बल रहो और डाउन टू अर्थ रहो, कुछ भी प्रेडिक्ट मत करो, जो सामने दिख रहा है उस पे यकीन करो, और उसके हिसाब से ही जो आपका नेक्स्ट जो भी डिसीजन है वो सब उसके ऊपर रखो। आपके फादर ने बहुत कुछ झेला, लास्ट मोमेंट पे बहुत कुछ झेला। अगर अभी आपके फादर जिंदा होते हैं आज, तो उनको अभी आप क्या बोलते? मतलब ये सब होने के बाद जो भी आपने अभी उनके जाने के बाद जो भी किया है और कहीं ना कहीं डैमेज रिकवरी की है, आज अगर वो जिंदा होते तो आप उनको क्या बोलते? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जब गए होंगे तो गिल्ट के साथ गए होंगे, तो अभी उनको क्या बोलते आप? मैं उनको वही बोलता कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अभी उसको रिट्रीट करके आप अपनी हेल्थ मत ये खराब कीजिए। रादर में मुझे फॉर श्योर है ये सब इतना डिटेल में मेरी माँ को भी पता नहीं होगा। जिस दिन ये पॉडकास्ट रिलीज हो जाएगा मेरी माँ तो पक्का देखेगी। तो मैं आपके जरिए मैं माँ को भी कहना चाहता हूँ, तुम ज़्यादा सोचो मत, जो गया है मैं लिख के देता हूँ, अगले 10 साल में उससे 10 गुना लाके खड़ा कर दूंगा, उतनी हिम्मत है मुझ में। बिल्कुल। और वो कैसे होगा क्या होगा मैं आज के दिन में मैं भी नहीं बता सकता, बट मुझे इतना यकीन है कि 10 गुना जितना गया उससे 10 गुना ज्यादा आएगा फॉर श्योर। सो जो हुआ वो छोड़ दो, उनकी रिलैक्स करने की उम्र है, उनको एंजॉयमेंट चाहिए, उनको जो भी रहेगा वो मैं देने के लिए रेडी हूँ। इतना ही कहना है मुझे। आंटी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, पॉडकास्ट देख रहे हो, तो आपके बेटे के और आपके जज्बे को और आपके पूरे फैमिली के जज्बे को सलाम है। अभी आप ट्रेडिंग कर रहे हो या नहीं? कंटिन्यू कर रहे हो ट्रेडिंग? कंटिन्यू मतलब जब अभी कैसे है, सैलरी होने के बाद तो सबसे पहले EMIs और ये इसके सब साइड में डाल देता हूँ। उसके बाद अगर कुछ बचा तो वो टाइम पे ट्रेडिंग में, बट वो टाइम पे भी अभी क्रिप्टो में जब आप लाइव रहते हो तो आपके साथ ट्रेडिंग करूंगा तो जमता है। अकेले अभी भी डेयरिंग नहीं होता कि अकेले ट्रेडिंग करो या ऐसा कुछ करो। नहीं, लेकिन मैं आपको ये भी बोलूंगा कि मेरे साथ भी आप ट्रेडिंग मत कीजिए। अभी जो कंडीशन आपकी है अभी फाइनेंशियल, सबसे पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि अभी तो आप सर्वाइवल मोड में हो, ग्रोथ आगे आएगी। तो पहले ये जितना भी ये सर दर्द है, टेंशन है, फाइनेंशियल बर्डन है, EMIs हैं, इनको मैं कैसे क्लियर कर सकता हूँ, उनको फटाफट क्लियर करें। उसके बाद जब ये सब क्लियर कर लिया तो मेंटली फ्री हो गए,
जब इंसान मेंटली फ्री होता है ना, फिर वही बात है ना, जब बुरा वक्त आता है तो एक साथ बुरा हाँ। वक्त आता है, लेकिन जब अच्छा वक्त भी आता है ना, वक्त की खूबसूरती यही है कि जब अच्छा वक्त आता है ना, तो दरवाजे एक के बाद एक के बाद एक खुलने लगते हैं। फिर राइट। लगता है कि यार ये जिंदगी है। तो अभी आप ट्रेडिंग मत कीजिए, मैं आपको यही बोलूंगा कि ट्रेडिंग को बिल्कुल छोड़िए, क्योंकि वही बात है, ट्रेडिंग करने के लिए माइंड बिल्कुल फ्री होना चाहिए। और अभी आपका माइंड कितना भी आप बोल लीजिएगा, आपका माइंड फ्री नहीं रहेगा, क्योंकि रात में हर रात एक बार ख्याल आता होगा कि यार मंथ एंड आ रहा है, कितने अकाउंट में पैसे हैं, कितने आने वाले, कहाँ से पैसे लेने हैं, और मेरे को ईएमआई जल्दी चुकाना है। तो पहले अपने ये फाइनेंशियल जितने भी लोन्स वगैरह उसको क्लियर कीजिए। करना ही है आपको तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, थोड़ा बहुत एसआईपी कर ली, अपने बच्चों के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसे करके स्टार्ट कीजिए। एक बार जब ये आपका सबसे बड़ा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा ना, फिर धीरे धीरे आपके पास पैसे भी आएंगे, और आप फिर चाहे तो एक बार ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर ट्रेडिंग स्टार्ट भी करना है तो बिना सीखे नहीं, एंड एसएल से नुकसान नहीं होता है, एसएल से ही आप मार्केट में बचते हो। वो तो है। चलिए, एक लास्ट चीज मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इतना आपने ट्रेडिंग के बारे में जाना है, 3 ऐसी बातें जो बिल्कुल गलत है ट्रेडिंग के बारे में। सबसे पहली बात, ट्रेडिंग एक जुआ है। हम्म। ये गलत बात है। मैं अच्छा। नहीं मानता ट्रेडिंग ये जुआ है। बोला जाता है ट्रेडिंग जुआ है, बट जुआ ऐसा नहीं है। जुआ ऐसा नहीं है। हम लोग जुए की तरह खेलते हैं इसलिए जुआ है। हाँ। हाँ। जो जिसको पता नहीं है और वो खेल रहा है, तो वो डेफिनेटली वो जुआ खेल रहा है। बट जिसको नॉलेज है और वो खेल रहा है, तो वो जुआ नहीं है। इट्स अ प्योर टेक्निकल बिजनेस। और अगर बंदा वो स्टडी करेगा, उसमें कुछ नॉलेज पा लेगा, तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, ऐसे लगने से नुकसान होता है। वो तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे लगाया करके नुकसान हो गया, करके मैंने ऐसे नहीं लगाया तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये चीज गलत है। ऐसे लगना ही चाहिए, और ऐसे अगर ऐसे लगेगा तो वो ट्रेड में वापस नहीं कूदना है। कभी कभी बहुत बार मैंने ये खुद चीज मेरे साथ भी खुद बार हुआ है। मैंने एक चीज का एसएल लगाया था, एसएल लगाया, एसएल हिट हुआ, और वापस एसएल हिट करके मार्केट ऊपर जा रहा था करके मैं वापस वो ट्रेड में कूदा। तो वो चीजें नहीं करनी। वो चीज करने के बाद वापस लॉस होता है। मतलब एसएल जरूरी है। एसएल जरूरी है। ऐसा नहीं कि एसएल आपके नुकसान को बढ़ाता है, एसएल आपके नुकसान को बल्कि कैप करता है, कम करता है, एक लिमिट तक रखता है। और तीसरी बात, स्पेशली फॉर द न्यू ट्रेडर्स, जैसे आपने बोला कि ट्रेडिंग ऑप्शन फ्यूचर से अच्छा है, इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। और अगर करना ही है तो बहुत सारी चीज़ें, अभी एमटीएफ भी है। एमटीएफ में आप छोटे ट्रेड लो, जिसको वैलिडिटी 3 मंथ्स तक रहती है, उसमें लॉस भी ज़्यादा नहीं है। वो वहाँ पे ये करके चार्ट्स देख के वहाँ पे अगर एसएल और ये करोगे तो मे बी लॉस कम रहेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और एमटीएफ ऑप्शन जैसा रिस्क भी नहीं है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि जो नए ट्रेडर्स है, पहले ऑप्शंस और फ्यूचर्स से दूर रहे। बिल्कुल। देखिए, मैं तो यही बोलूंगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन जो लाया गया था ना, ये जिस तरह से आज ट्रेडिंग चल रही है उसके लिए नहीं बनाया गया था। फ्यूचर एंड ऑप्शन लाने का मेन मकसद था हेजिंग के लिए, कि जो आपका पोर्टफोलियो है, अगर पोर्टफोलियो मार्केट बढ़ रही है तो पोर्टफोलियो बढ़ता है, मार्केट गिरती है तो फिर आपका पोर्टफोलियो घटता है। तो मार्केट अगर गिर रही है फिर भी अपने पोर्टफोलियो का जो नुकसान है उसको कैप कैसे करें, उसके लिए लाया गया था फ्यूचर एंड ऑप्शन। आज के दिन लोग की क्या सोच रहती है कि एक का प्रीमियम 200 चला गया, यानी अगर मैं 1 लाख डालता तो मेरे 2 करोड़ हो जाते हैं। वो पेपर पे अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। और देखिए, मार्केट में ना हर बार आपको नुकसान नहीं होगा, आपको भी हर बार नुकसान नहीं हुआ होगा, बीच बीच में मार्केट आपको प्रॉफिट जरूर देगी। तो प्रॉफिट से ना आपको एक उम्मीद बनती है कि आज नहीं तो कल बन जाएगा। तो वो एक आधा बार आपके साथ हो सकता है कि आपने 1 का 10 बना लिया, बट अगर आप सोचोगे ये हर दिन होने वाला है तो उसके चक्कर में आप नुकसान करते हो। तो ट्रेडिंग में अगर आप आ रहे हो, पहली बात वही पैसा डाले जो कि आप नुकसान कर सकते हो, और वो जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट हर एक इंसान से फीस लेती है। एक तो हम लोग सीखने की फीस देते हैं, गुरु दक्षिणा, मार्केट भी अपनी गुरु दक्षिणा लेती है। अब आपके ऊपर है, और ये सीरीज भी हम इसलिए बना रहे हैं ताकि मार्केट को आप कम से कम फीस दें, वरना बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो कि लोग करने के बाद समझते हैं। और ये जो हम आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन हमने किया है, इसमें भी लोगों के साथ बहुत सीखे कि जो गलती आपने किया, चाहे वो ट्रेडिंग में हुआ, चाहे जो गलती आपके फादर ने किया जिंदगी में,
अगर उससे इंसान थोड़ा सा भी सीख पाए तो कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा और इंसान फिर गलतियों से बचेगा। बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके श्री प्रसाद जी, बहुत सारी चीजें सीखने को मेरे को भी मिली कि सिस्टम हमारा कैसा है, इंसान कैसे हैं। जब इंसान का बुरा वक्त चलता है तो लोग और कुरेदते हैं और लोग और लूटने की कोशिश करते हैं, बट जिस तरह से आप खड़े हैं और जिस तरह से आपने दावे के साथ कहा, कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि मैं कम बैक करूंगा, मुझे बिल्कुल यकीन है कि वो कम बैक बहुत जरूर होगा। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।